मैं फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मेरा विश्वकर्मा सर का प्यार भरा सभी को नमस्कार। मैं आर.एस. विश्वकर्मा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ और हम लोग चर्चा कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर, जिसका नाम है भारत में राज्यों की राजनीति, और उसमें हम पढ़ रहे हैं राज्य का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के संपूर्ण गतिविधियों पर हमने अभी इसमें फोकस किया, इस पर दृष्टि डाली और ये जाना कि राज्य का उच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश उस राज्य के लिए सर्वोपरि या सर्वोच्च होते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सारे न्यायालयों पर पर्यवेक्षण का अधिकार रखता है। राज्य का उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी भी विधान को, किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी विधेयक को या किसी भी राज्य के कानून पर विचार कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, उसको संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसके अलावा राज्य का उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, दंड की कार्रवाई कर सकता है, उन पर अनुदान वगैरह या दोषारोपण के तहत कहना चाहिए उसको क्या, कोई एक निश्चित कर राशि जो है जमा करा सकता है। तो कहने के मेरे मतलब कि जिस प्रकार से देश का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय पूरे देश के न्यायालयों का पर्यवेक्षण कर सकता है, उसी तरह से राज्य का उच्च न्यायालय भी राज्य के अपने अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य कर सकता है। और राज्य के संपूर्ण न्यायिक क्षेत्र का जो दायित्व है वो राज्य के उच्च न्यायालय पर होता है। यानी अगर कोई निम्न न्यायालय का कोई वाद या प्रकरण है, अगर आप या मैं या कोई भी वादी या प्रतिवादी अगर उससे संतुष्ट नहीं है और उनको ऐसा महसूस होता है या लगता है कि इसमें अभी और कानूनी रूप से विचार किया जाना आवश्यक है, तो वो राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर केंद्र का यानी रोल क्या है, यानी केंद्र की सरकार कह रहे हैं, केंद्र का या केंद्र की व्यवस्थापिका का उसमें क्या रोल है, इसको हम इस 8 पॉइंटों में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे आप। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो केंद्र का है। केंद्र का है मतलब राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति अपने आदेश से इन नियुक्तियों को अंतिम अंजाम देते हैं। अब इसमें नियुक्ति के अंजाम देने की प्रक्रिया अलग अलग है, वो सारी न्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रपति महोदय फॉलो करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों की नियुक्ति करना है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के करने का प्रावधान है। अगर राज्य के न्यायाधीशों, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति करना है तो उसमें राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उसकी नियुक्ति करने का जो प्रावधान है। मेरा मतलब बताने का मतलब यह है कि केंद्र जो है, संघ जो है, भारत की जो केंद्रीय सरकार है, वो उच्चतम न्यायालय पर उनका क्या रोल है। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात बताना और आवश्यक समझता हूँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक दखलंदाजी यहाँ किसी प्रकार की न्यायालय के संबंध में कहीं भी ये राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं होती या आगे नहीं आती। यानी वह मामला बिल्कुल न्यायिक होता है, वो राजनीतिक नहीं है। दूसरा, किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में यानी एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरण करके यानी तबादला करके उस
तबादला करने का पावर जो है वो केंद्र की सरकार को यानी केंद्र का है। इसमें एक और बात केंद्र की जहां पर बात आती है कि पदच्युत करके माने केंद्र को यानी केंद्र की व्यवस्थापिका को यानी संसद को ये पावर है कि अगर किसी न्यायाधीश पर कदाचार, दोषारोपण या न्याय के प्रति अवहेलना के संबंध में अगर कोई माने कोई महाभियोग पर अगर कोई प्रस्ताव आता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट यानी देश की संसद उस महाभियोग के संबंध में दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उस न्यायाधीश को पदच्युत कर सकती है, यानी उसको राष्ट्रपति अपने आदेश से पार्लियामेंट के प्रस्ताव के पास होने के बाद राष्ट्रपति अपने प्रस्ताव से उसको अपने आदेश से उसको हटा सकते हैं। ये केंद्र का पावर है। इसके अलावा न्यायाधीशों की आयु के संबंध में निर्धारित करने का और न्यायपालिका पर समय समय पर वेतन बढ़ाना, पेंशन बढ़ाना या लागू करना, यानी पार्लियामेंट अपने विधायन के द्वारा, अपने क्षेत्राधिकारियों के द्वारा वो न्यायालय के लिए कोई भी विधि निर्माण का काम कर सकती है। देश की पार्लियामेंट, राज्यों की विधानसभा नहीं, देश की पार्लियामेंट उस पर विधान कर सकती है और विधायन के बाद उनका निर्धारण कर सकती है, यानी वेतन बढ़ा सकती है, घटा सकती है, पेंशन बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ ये न्यायालय के संबंध में कुछ ऐसे काम हैं जो ये केंद्र की सरकारें करती हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि न्यायालयों के संबंध में यहाँ पर प्रक्रिया जो है एक सिर्फ महाभियोग को छोड़ करके और बाकी इनमें लगभग कहीं भी कोई भी प्रक्रिया में राजनीतिक वर्चस्व का या राजनीतिक दबाव का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से न्यायालय को हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट रखा गया है, उसको उन्मुक्त कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रखा गया है और न्यायाधीशों के जो निर्णय है वो निर्णय जो है वो इस वैधानिक प्रक्रिया से परे है और उनके निर्णयों पर किसी भी प्रकार से सामान्यतः कोई भी सदन में विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, यानी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रखी गई है। और इसी स्वतंत्रता का परिणाम ये है कि हम न्यायपालिका से आशा करते हैं कि उसके जो भी निर्णय होंगे वो निष्पक्ष होंगे या निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष तरीके से वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है और निष्पक्ष तरीके से अपने न्यायिक निर्णय को देती है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हम राज्य का उच्च न्यायालय पढ़े हैं, तो उच्च न्यायालय में और देश के उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, इसी पर हम थोड़ा सा इसका एक तुलनात्मक विवेचन करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी सकते हैं। एक तरफ लिख लीजिए उच्चतम न्यायालय, एक तरफ लिख लीजिए उच्च न्यायालय। एक संघीय न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय देश का यानी सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय है। इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है और कहीं भी अगर अन्य पीठ की आवश्यकता हो तो समय समय पर इसकी अन्य पीठें भी स्थापित की जा सकती हैं। दूसरी ओर हम राज्य में, मेरा मतलब कहेगा कि संपूर्ण देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, अंतिम इकाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट। यानी राज्य तो हमारे यहाँ 28 है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों के अपने सबके हाई कोर्ट हैं या 1 या 2 राज्यों के हाई कोर्ट हो सकते हैं, 1 या 2 राज्यों और 1 संघीय शासित प्रदेशों के भी न्यायालय हो सकते हैं। लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट एक है जो दिल्ली में स्थित है और अगर इसकी अन्य सहायक पीठों की आवश्यकता हो तो वो स्थापित की जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय हैं। ये उच्च न्यायालय राज्यों के 2 या 2 से अधिक राज्य, 1 या 2 से अधिक राज्यों के, राज्यों और केंद्र शासित ये दोनों प्रकार के स्थापित हो सकते हैं। इस समय संपूर्ण देश में 24 उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट 1
और राज्यों के उच्च न्यायालय 24। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है संपूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी, दोनों की नियुक्ति करने का पावर जो है वो राष्ट्रपति का होता है। यानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का पावर राष्ट्रपति के पास है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का पावर भी राष्ट्रपति के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए वैधानिक व्यवस्था इस प्रकार से कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायिक पद पर संबंधित व्यक्ति रहा हो, उच्च न्यायालय में कम से कम, या ये दूसरा पद 5 वर्ष तक या तो किसी पद पर रहा हो किसी भी न्यायालय के, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, यानी न्यायाधीश का पद वो देश में कहीं भी रहा हो लेकिन 5 वर्ष तक, लेकिन 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील रहा हो और राष्ट्रपति की नजर में एक विधि वेत्ता, या हम उसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि सफल विधि वेत्ता रहा, यानी विधि का ज्ञाता हो, जानता हो। कहने का मेरा मतलब कि जो व्यक्ति लगातार 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अगर वकालत करेगा तो स्वाभाविक है कि कानून का ज्ञाता होगा, या देश के किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश का पद धारण करेगा तो स्वाभाविक है कि वो कानून का जानकार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अब हाई कोर्ट के जज यानी उच्च न्यायालय के, अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा तथा किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। अब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए उसको 5 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। अब यहाँ उच्चतम न्यायालय के लिए वही चीज कहता है कि वो व्यक्ति राज्य के किसी अन्य न्याय क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो और कम से कम उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता यानी वकील रहा हो और राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का जानकार है। इस प्रकार से दोनों के अलग अलग शर्तें हैं। कहने के बाद मेरे मतलब ये कि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो लगे कि ये कानून का जानकार है। सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु जो है उम्र, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए 65 वर्ष है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक अपने 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, 65 वर्ष की उम्र। और उच्च न्यायालय के लिए यानी हाई कोर्ट के लिए यह उम्र की आयु सीमा जो है वो 62 वर्ष रखी गई है, 62 वर्ष, यानी सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष और राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष। अब उच्चतम न्यायालय के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए संसद के अनुमोदन पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। जैसे मैंने पद को आपको हटाने की बात बताया कि किसी भी न्यायाधीश पर कदाचार सिद्ध करने के लिए उस पर देश की पार्लियामेंट में महाभियोग लगाने का सिर्फ 2 व्यक्तियों के ऊपर महाभियोग लगाने का संवैधानिक प्रावधान है, एक देश के राष्ट्रपति और दूसरे न्यायपालिका के न्यायाधीश। इन 2 पदों पर रहते हुए व्यक्ति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पार्लियामेंट किसी भी न्यायाधीश पर कदाचार सिद्ध करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी भी सदन पर कोई प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उन प्रस्तावों पर बहस, समय सीमा और उसके पास होने की जो 2/3 प्रक्रिया है उसे पास होना चाहिए। और इसी तरह उसका जो दूसरा सदन है, अगर राज्यसभा लगाता है तो लोकसभा से दोबारा पास करना पड़ेगा, और अगर लोकसभा कोई प्रस्ताव लाता है तो राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा। वही प्रक्रिया 2/3। इसके बाद अगर वो
महाभियोग पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति अपने आदेश से उसको पद मुक्त कर सकते हैं। न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी संसद के अनुमोदन पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भी हटा सकते हैं। यानी दोनों के हटाने की प्रक्रिया, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, न्यायाधीशों की पदावनति तथा स्थानांतरण समय रहते नहीं होता। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पदावनति, पद की अवनति यानी डिमोशन जिसे हम कहते हैं कि आज वो जज है, कल उसको जज से हटा करके उसका सरकारी वकील बना दें, ऐसा एक बार बनने के बाद बिल्कुल नहीं होता। न्यायाधीशों की पदावनति तथा स्थानांतरण नहीं होता। और सामान्यतः अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में एक बार न्यायाधीश बन जाता है तो उसका ट्रांसफर नहीं होता। तो यानी डिमोशन और ट्रांसफर करने का पावर जो है वो नहीं होता। अब हम आते हैं उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों की पदावनति व स्थानांतरण होता है, इनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो सकता है उच्च न्यायालय, लेकिन उच्चतम न्यायालय नहीं। फिर हम आते हैं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। अभी ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए अन्य न्यायालय मान सकते हैं या बाध्य, लेकिन किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए या सहर्ष स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय, अब राज्य में उच्च न्यायालय आते हैं तो राज्य का उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है, यानी उसका आदेश मानना है। अब इसी तरह वेतन के संबंध में चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 1 लाख रुपए वेतन मिलता है तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए वेतन मिलता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। अब आते हैं राज्य के उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए वेतन मिलता है तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए वेतन मिलता है। ये वेतन सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों के लिए आवश्यक होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय तथा दूसरे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अब जो राज्य के उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश या तो सुप्रीम कोर्ट में या राज्य के अन्य उच्च न्यायालयों में चाहे तो वकालत कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा भरित होते हैं। ये दोनों में समान है, माने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोनों समान है। राज्य के वेतन भत्ते, उनका पेमेंट, ये सब कुछ जो है राज्य की संचित निधि द्वारा भरित होते हैं, इन्हें संचित निधि ऐसे दिए जाते हैं। और यही बात तो राज्य के हाई कोर्ट में भी लागू होती है। इस प्रकार से ये कुछ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में समानता असमानता का हमने एक आकलन किया। इस प्रकार से हमारा ये उच्च न्यायालय का टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। अगले पीरियड में हम चर्चा करेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय की प्रक्रिया, उनके संचालन, उनकी गतिविधियों पर, जो संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक में जिनका उल्लेख है, यानी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अन्य न्यायालय।